हम भारतीय थिएटर की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर चलने वाले हैं। हुँ, ये कहानी है उन औरतों की जो कभी मंच पर लगभग थीं ही नहीं हुँ, और आज आज इनके बिना मंच की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिल्कुल। हमारे पास साहित्यकार और पत्रकार आजामिल का एक बहुत ही गहरा आलेख है, रंगमंच पर स्त्रियों की उपस्थिति, संघर्ष से सृजन तक। तो हुँ, आज की बातचीत का आधार यहीं रहेगा। और ये सिर्फ थिएटर का इतिहास नहीं है। मतलब ये एक तरह से भारतीय समाज के बदलने का आईना है। हाँ, कला और समाज कैसे एक दूसरे को बनाते हैं, बदलते हैं, ये कहानी हमें वो दिखाती है। बिल्कुल। मुझे इस लेख में जो बात सबसे ज़्यादा चौंकाती है, वो ये है कि एक ज़माना था जब औरतों के किरदार निभाने के लिए आदमियों को साड़ी और बिंदी लगानी पड़ती थी। हाँ, ये सोचना भी अजीब है आज। आज के समय में तो ये मतलब कल्पना से भी परे है। तो चलिए आज इसी सफ़र की गहराइयों में उतरते हैं, उस दौर से आज तक जहाँ औरतें सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि डायरेक्टर, राइटर। तो फिर थिएटर की सोच को दिशा देने वाली ताकत बन चुकी हैं। तो फिर वहीं से शुरू करते हैं, आज़ादी के ठीक बाद वाले दशकों से। उस वक्त भारतीय थिएटर के सामने सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी? उम, देखिए सबसे बड़ी और बुनियादी मुश्किल थी औरतों की गैर मौजूदगी। गैर मौजूदगी। हाँ, समाज तैयार नहीं था। परिवार अपनी बेटियों-बहनों को मंच पर भेजने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं थे। ऐसा क्यों? मतलब कला को लेकर इतनी। थिएटर को एक कला या हुनर की तरह नहीं, बल्कि जैसा लेख में भी जिक्र है, चरित्र खराब करने वाली जगह की तरह देखा जाता था। ओह। एक अजीब सी सोच थी कि अच्छी शरीफ घर की औरतें मंच पर नहीं जाती। और इसी का नतीजा था कि मर्दों का पूरा दबदबा था। पर एक मिनट, जब मर्द औरत का किरदार निभाते थे, तो क्या दर्शक उसे गंभीरता से लेते थे? मतलब क्या वो उस किरदार के दर्द से, उसकी कहानी से जुड़ पाते थे? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, असर बहुत गहरा था। हाँ, कुछ पुरुष एक्टर कमाल का अभिनय करते थे, इसमें कोई शक नहीं। हम्म। लेकिन ज्यादातर मामलों में होता ये था कि वो किरदार एक मजाक या कह सकते हैं कैरिकेचर बनकर रह जाता था। अच्छा। एक मर्द जब औरत की तरह चलने या बोलने की कोशिश करता, तो वो अक्सर बाहरी चीजों पर ध्यान देता था, आवाज, चाल। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक औरत के अंदर की जो उथल-पुथल है, जो समाज का दबाव है, जो उसकी खामोशियां हैं, उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन था। तो मंच पर औरत की सच्ची कहानी, वो कहीं खो जाती थी। मतलब थिएटर एक तरह से आधा अधूरा सच ही दिखा रहा था। बिल्कुल, वो समाज का वो चेहरा दिखा रहा था जिसे पुरुष देख और समझ सकते थे। औरत का अपना नजरिया, उसका सच, वो तो गायब ही था। तो ये सूरत बदली कैसे? वो कौन सा मोड़ आया जहां से औरतों ने मंच पर अपनी जगह बनानी शुरू की? ये बदलाव की आहट 60 और 70 के दशक में सुनाई दी। अच्छा। इसकी दो बड़ी वजह थी। एक, शहरों में तालीम बढ़ रही थी, और दूसरा, समाज में एक नई चेतना आ रही थी। हम्म। और औरतों को लगने लगा कि थिएटर सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि अपनी बात कहने का, अपनी पहचान बनाने का एक जरिया हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक करियर चुनने जैसा तो नहीं रहा होगा, ये तो एक तरह की बगावत रही होगी, है ना? बगावत ही थी। घर से, समाज से। लेख में क्या इस पर कोई रोशनी डाली गई है कि ये विरोध किस हद तक जाता था? बिल्कुल, चुनौतियां बहुत बड़ी थी। उन्हें सामाजिक तौर पर अकेला कर दिया जाता था, परिवार वाले बात करना बंद कर देते थे, ओह। और उनके चरित्र को लेकर तो तरह तरह की बातें बनाई ही जाती थी। हम्म। लेकिन कुछ औरतें थीं जिनमें हिम्मत थी। उन्होंने तय कर लिया था कि ये दरवाज़ा तो खोलना ही है। और सच कहूँ तो वो सिर्फ कलाकार नहीं थी, वो एक तरह से सामाजिक क्रांतिकारी थी। सही बात है। उनके हर कदम से सिर्फ थिएटर नहीं, बल्कि समाज की सोच भी बदल रही थी। तो ये जो बदलाव की लहर उठी, क्या ये पूरे देश में एक जैसी थी या अलग-अलग शहरों में इसकी कहानी अलग-अलग थी? चलिए दिल्ली से शुरू करते हैं, हाँ, जहाँ एनएसडी यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है। दिल्ली की कहानी बहुत दिलचस्प है। दिल्ली का थिएटर हमेशा से थोड़ा, आप कह सकते हैं, सियासी और सामाजिक मुद्दों को उठाने वाला रहा है। हम्म। और एनएसडी की स्थापना ने तो जैसे एक क्रांति कर दी। अच्छा। इसने औरतों के लिए ट्रेनिंग के दरवाजे खोल दिए। अब थिएटर सिर्फ शौक की चीज नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा हुनर बन गया जिसे बाकायदा सीखा जा सकता था। जहाँ औरतें और मर्द बराबर खड़े होकर ट्रेनिंग ले सकते थे। बिल्कुल, इसने थिएटर को एक इज्जत दी, एक वैधता दी। और आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। लेख के मुताबिक आज एनएसडी और उससे जुड़े ग्रुप्स में महिला कलाकारों की हिस्सेदारी लगभग 40 से 45% है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी छलांग है उस दौर के मुकाबले, जहां वो थी ही नहीं। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि दिल्ली ने औरतों को सिर्फ एक्टर के तौर पर नहीं अपनाया, उन्होंने निर्देशन में, नाटक लिखने में और सिखाने में भी
हर जगह अपनी जगह बनाई। लेख में दिल्ली की कुछ बहुत बड़ी महिला रंगकर्मियों का जिक्र है, जैसे उषा गांगुली, अनामिका हक्सर और माया कृष्णा राव। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये अपने आप में आंदोलन है। बिल्कुल, ये नाम बहुत जरूरी हैं क्योंकि इन्होंने थिएटर की भाषा ही बदल दी। कैसे? जैसे उषा गांगुली, उन्होंने हिंदी थिएटर को बंगाली एहसास और कहानियों से जोड़ा। उनका नाटक रूदाली एक मिसाल है। मैंने सुना है इसके बारे में। हाँ, कि कैसे औरत की कहानी को पूरी ताकत से मंच पर कहा जा सकता है। या फिर माया कृष्णा राव, जो अपने शरीर को ही एक राजनीतिक कैनवस बना लेती हैं। वो अपने सोलो परफॉर्मेंस के जरिए समाज के बड़े से बड़े मुद्दे पर सवाल खड़े कर देती हैं। तो दिल्ली के उस राजनीतिक माहौल ने इन औरतों को ऐसे नाटक बनाने के लिए उकसाया जो सीधे व्यवस्था से टकराते थे। तो अगर दिल्ली का माहौल इतना वैचारिक और राजनीतिक था, तो मुंबई, जहां सिनेमा है, पैसा है, ग्लैमर है, वहां की कहानी तो बिल्कुल अलग रही होगी। बिल्कुल अलग। मुंबई का थिएटर हमेशा से थोड़ा कमर्शियल रहा है। यहाँ थिएटर और सिनेमा के बीच एक पुल बना हुआ है। लोग आते जाते रहते हैं। लेख बताता है कि यहाँ थिएटर ग्रुप्स में औरतों की हिस्सेदारी करीब 35 से 40% है। तो दिल्ली से थोड़ा कम। हाँ, थोड़ा कम। यहाँ मौके तो हैं, लेकिन चुनौतियां भी अलग हैं। जैसे? लेख में सुलभा आर्या और रीमा लागू का जिक्र है, जिन्होंने थिएटर और सिनेमा दोनों में बहुत नाम कमाया। सही। मराठी थिएटर की नीना कुलकर्णी भी एक बड़ा नाम है। हाँ, और यही मुंबई की खासियत और चुनौती दोनों है। यहाँ महिला कलाकारों को अक्सर ग्लैमर और बॉक्स ऑफिस के दबाव का सामना करना पड़ता है। अच्छा, दिल्ली में आप शायद ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन मुंबई में ये सवाल हमेशा रहता है कि क्या दर्शक इसे पसंद करेंगे, क्या टिकट बिकेंगे। तो एक तरफ तो सिनेमा में जाने के रास्ते खुलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई बार उन्हें एक खास ग्लैमरस दायरे में बांध दिया जाता है। लेकिन इन कलाकारों ने अपने काम से ये साबित किया कि थिएटर गहरी साधना मांगता है, सिर्फ चकाचौंध नहीं। बिल्कुल। और फिर आता है कोलकाता, जिसे तो भारतीय रंगमंच की आत्मा ही कहते हैं। वहां तो माहौल हमेशा से अलग रहा है ना? हाँ, कोलकाता की कहानी इन दोनों शहरों से काफी जुदा है। वहाँ बंगाली समाज में कला और साहित्य की जड़ें इतनी गहरी हैं कि औरतों का मंच पर आना थोड़ा पहले और ज्यादा आसानी से हुआ। ज्यादा सहज रूप से। हाँ, ज्यादा सहज रूप से। वहाँ उन्होंने सिर्फ एक्टिंग नहीं की, बल्कि डायरेक्शन और लिखने में भी बहुत पहले से अपनी पहचान बनाई। और वहां भागीदारी का आंकड़ा तो कमाल का है, लगभग 45 से 50%। हाँ, जो इसे देश के दूसरे महानगरों से अलग बनाता है। ये तो लगभग बराबरी की बात हो गई। शाओली मित्रा और अपर्णा सेन जैसे नाम तो बंगाली थिएटर और सिनेमा दोनों में स्त्री विमर्श की बड़ी आवाजें रही हैं। बिल्कुल। उन्होंने कला के जरिए औरतों की कहानियों को एक नई बौद्धिक गहराई दी। तो अगर हम इन तीनों शहरों को देखें तो एक दिलचस्प तस्वीर उभरती है। दिल्ली में कला एक तरह से क्रांति का हथियार बनी, मुंबई में वो बाजार का एक हिस्सा बनी, और कलकत्ता में? और कलकत्ता में वो एक गहरी बौद्धिक परंपरा का हिस्सा रही। तीनों जगह औरतों ने अपनी जगह बनाई, लेकिन उनके संघर्ष और सफर का अंदाज अलग-अलग था। ये तो बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। जब औरतें मंच पर आईं, तो क्या सिर्फ चेहरे बदले या कहानियां भी बदल गईं? कहानियां ही बदल गईं। यही तो सबसे बड़ी क्रांति थी। अच्छा। अब औरतें कहानियों में सिर्फ किसी की माँ, बहन या प्रेमिका नहीं थीं, जो साइड में खड़ी हैं। वो कहानी के केंद्र में आ गईं। केंद्र में? हाँ, हयावदन और नागमंडल जैसे नाटकों से लेकर आज के दौर के नाटकों तक औरतें सोचने वाली, सवाल करने वाली, लड़ने वाली और अपने फैसले खुद लेने वाली किरदारों में नजर आने लगी। मतलब रंगमंच का कैनवस ज्यादा बड़ा, ज्यादा रंगीन और ज्यादा सच्चा हो गया। बिल्कुल, औरत की नज़र ने उन एहसासों, उन तकलीफों और उन संघर्षों को मंच पर जगा दी, जिन्हें शायद एक पुरुष की नज़र से पूरी तरह देख पाना या समझ पाना मुमकिन नहीं था। सही। कला सच के ज्यादा करीब आ गई। इसका समाज और परिवार पर भी बहुत गहरा असर पड़ा होगा। लेख में एक बहुत खूबसूरत लाइन है, एक स्त्री का मंच पर आना केवल उसका व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता, वो पूरे परिवार के मानसिक साहस का प्रतीक बन जाता है। ये बात इस पूरी चर्चा का, आप कह सकते हैं, दिल है। इसे थोड़ा और खोलते हैं। सोचिए, वो परिवार जो कभी समाज के तानों और डर से अपनी बेटी को बाहर नहीं निकलने देता था। हाँ, वही परिवार अब धीरे धीरे अपनी बेटी के नाम पर, उसकी पहचान पर गर्व करने लगा। वाह। जब हॉल में तालियां बजती हैं तो वो सिर्फ उस कलाकार के लिए नहीं होती, वो उस पूरे परिवार के लिए भी होती हैं, जिसने समाज के दबाव के खिलाफ जाकर अपनी बेटी पर भरोसा किया। और इससे यकीनन समाज की सोच में भी एक बदलाव आया होगा। निश्चित रूप से।
जब समाज औरतों को सिर्फ दर्शक की कुर्सी पर बैठा नहीं देखता, बल्कि उन्हें कहानी गढ़ते हुए, उसे बनाते हुए देखता है, तो उसकी सोच ज्यादा इंसानी और संतुलित बनती है। जेंडर इक्वलिटी तब सिर्फ एक किताबी नारा नहीं रह जाती, बल्कि एक जीता जागता अनुभव बन जाती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा तो अगली पीढ़ी को मिलता है। जब बच्चे और बच्चियां दोनों मंच पर एक औरत को लीड करते, फैसले लेते और अपनी कहानी कहते देखते हैं, हाँ, तो उनके दिमाग में बराबरी और सम्मान की समझ अपने आप बैठ जाती है। ये किसी भी स्कूल की किताब से ज्यादा असरदार सबक है। बिल्कुल। तो ये सफर शुरू हुआ था उस दौर से जहां मंच पर औरत के लिए जगह ही नहीं थी, और आज औरतें भारतीय थिएटर की रीढ़ बन चुकी हैं। जीवन शक्ति। हाँ, जीवन शक्ति। उनके आने से थिएटर की कहानियों में, उसकी ताकत में और उसके एहसास में कई गुना इजाफा हुआ है। और अंत में लेखक अजामिल की एक बात इस पूरी बातचीत का सार कह देते हैं। वो लिखते हैं, स्त्री के बिना रंगमंच आधा सच बोलता है और आधा सच सच नहीं होता। वाह। जिस कला का दावा समाज की पूरी तस्वीर दिखाने का हो, वहां अगर आधी दुनिया ही मौजूद ना हो, तो वो प्रस्तुति अधूरी भी है और झूठी भी। सही बात है। औरत थिएटर में सिर्फ खूबसूरती नहीं लाती, वो अपना अनुभव, अपना संघर्ष और अपनी संवेदना लेकर आती है, जो कला को असल में इंसानियत से जोड़ती है। और इसी गहरे विचार के साथ आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ जो हमारे सुनने वालों के लिए है। अगर औरतों की मौजूदगी थिएटर को समाज का एक ज्यादा पूरा और सच्चा आईना बनाती है, तो आज हमारी जिंदगी में, चाहे वो दफ्तर हो, राजनीति हो या हमारे अपने घर, और कौन सी ऐसी जगह हैं जो किसी जरूरी आवाज की गैर मौजूदगी की वजह से अब भी आधा सच ही जी रही हैं? ये सोचने वाली बात है।